क्या हो अगर भारत में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी रह जाए, वही चुनाव कराए, वही जीते और जनता केवल एक खिलौना बनकर रह जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। देखिए, इस वक्त भारतीय राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसे अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ एक साधारण पार्टी बदलने की खबर नहीं लगती, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत जैसी महसूस होती है। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। आम आदमी पार्टी के नए नेता राघव चड्ढा और उनके साथ 6 अन्य सांसदों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना एक ऐसा घटनाक्रम है जो सीधे सीधे सत्ता और विपक्ष के संतुलन को प्रभावित करता है। जैसा कि हम और आप दोनों जानते हैं, भाजपा पहले से ही देश की सबसे मजबूत पार्टी बन रही है और अब जब विपक्ष के चेहरे ही उसी में शामिल होने लगे तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजनीति का पूरा झुकाव एक ही दिशा में होता जा रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि यहाँ हमेशा एक मजबूत विपक्ष मौजूद रहा है। कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में रही तो कभी विपक्ष में बैठकर उसने सरकार को घेरा। 1977 के बाद जनता पार्टी का उभार, फिर 1959 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर और 2004 में यूपीए का आना। ये सब उदाहरण है कि भारत में सत्ता कभी एक ही जगह स्थिर नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। आज अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। चुनावी नतीजे हो या फिर संगठनात्मक मजबूती, हर स्तर पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या अन्य क्षेत्रीय दल, इनका प्रभाव ज्यादातर अपने अपने राज्यों तक ही सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर भाजपा के सामने खड़े होने की तस्वीर अभी साफ नहीं दिखती। इसी बीच आम आदमी पार्टी एक नई उम्मीद के तौर पर सामने आई थी। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करना, इन सबके चलते पार्टी ने एक अलग पहचान बनाई थी और इसी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी तेजी से उभरे थे, जिनमें राघव चड्ढा का नाम सबसे आगे रहा। युवा, पढ़ा लिखा और मीडिया में प्रभावी राघव चड्ढा धीरे धीरे उस वर्ग के नेता बनते जा रहे थे जो पुरानी राजनीति से अलग कुछ नया चाहते हैं, यानी कि युवा। लेकिन अब जब वही नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं लगता, बल्कि ये एक ट्रेंड की तरह दिखता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि अलग अलग पार्टियों के कई नेता सत्ता पक्ष में शामिल हुए हैं। कोई कहता है कि उन्हें अपने विकास के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई कहता है कि पार्टी के अंदर मतभेद थे, तो कोई इसे राजनीतिक अवसर के रूप में देखता है। लेकिन आम जनता के मन में एक ही सवाल आता है, वजह जो भी रही हो, क्या ये सब सिर्फ व्यक्तिगत फैसले हैं या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। अब जरा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को समझ लेते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव कराना नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि जनता के पास विकल्प हो। अगर एक पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए और दूसरी तरफ विकल्प कमजोर पड़ जाएं, तो चुनाव तो होंगे लेकिन उनके मायने बदल सकते हैं। यही वजह है कि हर लोकतंत्र में विपक्ष को उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी सरकार को। इतिहास में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। भारत में ही इमरजेंसी इन इंडिया के दौरान जब विपक्ष को दबा दिया गया था, तब लोकतंत्र पर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि बाद में जनता ने जवाब दिया और सत्ता बदल गई, लेकिन उस दौर ने यह जरूर सिखाया कि मजबूत विपक्ष कितना जरूरी होता है। इसी तरह दुनिया के कई देशों में जहां शुरुआत लोकतांत्रिक व्यवस्था से हुई, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष कमजोर होता गया, वहां एक ही पार्टी या एक ही नेता का दबदबा इतना बढ़ गया कि लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ गया। अब भारत की स्थिति को उसी नजर से देखें तो चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ लगातार विपक्ष के मजबूत चेहरे या तो कमजोर पड़ रहे हैं या फिर सत्ता पक्ष में ही शामिल होते जा रहे हैं। इससे एक संदेश जाता है कि राजनीति में ताकत एक ही दिशा में केंद्रित होती जा रही है। अब सवाल यह भी है कि इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा। सीधे तौर पर देखा जाए तो जब विकल्प कम होते हैं तो जनता के पास चुनने की आजादी भी सीमित हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बाजार में सिर्फ एक ही कंपनी का सामान उपलब्ध हो। आपके पास खरीदने का विकल्प तो है, लेकिन चुनने का विकल्प वो नहीं है। और जब चुनाव में विकल्प कम होते हैं तो जवाबदेही भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, हर पार्टी का मजबूत होना बुरा नहीं है। भाजपा का मजबूत होना उसकी राजनीतिक रणनीति है, संगठन और जन समर्थन का परिणाम है। लेकिन अगर बाकी पार्टियां उसी अनुपात में मजबूत नहीं हो पाती तो संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। लोकतंत्र में संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। अब बात फिर वहीं आती है, क्या आने वाले समय में विपक्ष खुद को फिर से खड़ा कर पाएगा? क्या कांग्रेस अपनी पुरानी ताकत हासिल कर पाएगी? क्या क्षेत्रीय दल मिलकर कोई नया गठबंधन बना पाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी जैसे नए विकल्प फिर से उभर कर सामने आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा जैसे युवा नेताओं का इस तरह सत्ता पक्ष में जाना एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा करता है?
क्या आने वाले समय में और भी नेता इसी रास्ते पर चलेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के लिए एक नया दौर होगा, जहां एक पार्टी का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा और बाकी पार्टियां उसे चुनौती देने के लिए संघर्ष करती नजर आएंगी। लेकिन भारत की राजनीति का इतिहास ये भी कहता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता। जनता समय समय पर बदलाव करती है, नए नेताओं को आगे लाती है और सत्ता का संतुलन बनाए रखती है। इसलिए ये कहना कि भविष्य पूरी तरह एक तरफा हो जाएगा शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मौजूदा घटनाएं हमें उस दिशा में सोचने पर मजबूर जरूर करती नजर आ रही हैं। आखिर में बात बहुत सीधी है, लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ एक मजबूत सरकार में नहीं बल्कि एक मजबूत और सक्रिय विपक्ष में भी होती है। अगर दोनों के बीच संतुलन बना रहता है तो देश सही दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या विपक्ष खुद को मजबूत कर पाएगा या फिर सत्ता का पलड़ा और भारी होता जाएगा? क्योंकि अंत में ये सिर्फ नेताओं या पार्टियों की बात नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के भविष्य की बात है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी उस तरीके से ही सोच रहे हैं जिस तरीके से हमने बताया इस वीडियो में? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ बने रहें रिपोर्टर मैडम के।